दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 अप्रैल 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों होली के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने किसानों के लिए खास गिफ्ट तैयार किया है। जी हां, इसीलिए 1 अप्रैल से 11 करोड़ 66 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपए आना शुरू हो गए हैं। जी हां, दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों की 8वीं किस्त आनी शुरू हो गई है। जी हां, इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को 6000 रुपए सालाना 3 किस्तों में देती है, जबकि किसानों की 7वीं किस्त 25 दिसंबर 2020 को जारी की गई थी, जिसमें सरकार की ओर से 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ जमा किए गए थे। जी हां, वही वर्तमान में 11 करोड़ 66 लाख किसान इस योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं, यानी कि 11 करोड़ 66 लाख किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। जी हां, किसान अपना पेमेंट स्टेटस पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिससे पता चल सकेगा कि किस किसान की किस्त आ चुकी है और किसकी अभी नहीं आई है, बाकी है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान हो गया है और विधानसभा की 30 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। इस बीच नंदीग्राम में बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है। यह जानकारी के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पथराव किया गया है, जिससे काफिले में मौजूद कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम के कमालपुर में बूथ संख्या 170 के पास मीडिया कर्मियों के वाहन पर हमला किया गया। हमले के बाद बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में जंगल राज का आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी बांग्लादेश के नारे लगाकर जीत हासिल करना चाहती है। जी उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तानियों का काम है, जय बांग्ला बांग्लादेश का नारा है। दोस्तों ये कोरोना का असर है या फिर विभाग की लापरवाही, लाख कोशिश के बावजूद हर घर नल का जल नहीं पहुंच पाया है। जी हां, कम से कम लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि पीएचईडी की अपनी रिपोर्ट यही बता रही है। जी हां, विभाग के 42 में से सिर्फ 18 प्रखंडों में 90% से अधिक घरों में नल का जल कनेक्शन दिया गया है। बाकी प्रमंडलों की हालात ठीक नहीं है। जी हां, विभाग अपने पोर्टल पर हर दिन की उपलब्धियां अपलोड करता है। 31 मार्च तक की स्थिति है कि किशनगंज प्रमंडल के सिर्फ 60% घरों में कनेक्शन मिल पाया है। जी हालांकि विभागीय मंत्री रामसूरत पासवान इस आंकड़े को अभी सही नहीं मानते हैं। जी उनका कहना है कि जांच के बाद उपलब्धियां इससे भी कम हो सकती है। मुजफ्फरपुर में 99.92% घरों में नल का जल कनेक्शन दिया गया है। बक्सर में 99.58%, गया में 99.52% और सारण में 99.34% घरों में नल का जल कनेक्शन दिया गया है। सीवान, शेखपुरा, भागलपुर पूर्व, हिलसा, रोहतास, भागलपुर पश्चिम, जहानाबाद, मुंगेर, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्णिया, कैमूर और लखीसराय में 90% से अधिक घरों में कनेक्शन दे देने का दावा किया गया है। जी बाकी जिलों की उपलब्धियां 90% से कम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में भी पीएचईडी के हिस्से की योजना पिछड़ी हुई है। जी हां, बिहार शरीफ प्रमंडल के सिर्फ 81% घरों में पानी का कनेक्शन मिल पाया है। जी हां, राजधानी पटना की हालात भी ठीक नहीं है। पटना पश्चिमी प्रमंडल के हिस्से के बमुश्किल 76.93% घरों को कनेक्शन मिल पाया है। मोतिहारी, डाका और किशनगंज प्रमंडल सूची में नीचे से पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर है। ये योजना को पिछले साल मार्च में ही पूरा किया जाना था। ये कोरोना के चलते अवधि विस्तार मिला। योजना पूरी होने की आखिरी तारीख इस साल 31 मार्च तय की गई थी, लेकिन अभी तक 31 मार्च गुजर गया है, फिर भी काम पूरा नहीं हो पाया है। और आप भी कमेंट करके केडीबी लाइव के माध्यम से बताइए कि क्या आपके घरों में नल का जल कनेक्शन मिल पाया है या फिर नहीं। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना गोत्र बताकर चुनाव गरमा दिया है। जी हां, ममता बनर्जी के गोत्र के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर जवाबी हमला किया है। ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान अपना गोत्र सांदलीय बताया। जी ऐसे में लोगों के मन में सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर यह गोत्र है क्या, गोत्र क्या चीज है। तो जानकारों का कहना है कि गोत्र एक वंशावली है। जी इससे किसी भी व्यक्ति की पीढ़ियों तक की वंशावली का पता लगाया जा सकता है। इसी कारण शादी विवाह में गोत्र को काफी अहमियत दी जाती है। यह समान गोत्र में शादी को लेकर सामाजिक प्रतिबंध भी है।
दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहे जाने पर बिहार भाजपा ने करारा हमला बोला है। भाजपा ने ममता बनर्जी की बुद्धि भ्रष्ट होने की बात कही है। जी हां, और इस मामले को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव को भी कटघरे में खड़ा किया है। जी हां, भाजपा ने पूछा है कि बिहार के लोगों को गुंडा कहे जाने पर तेजस्वी की बोलती क्यों बंद हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव प्रचार की शुरुआत से ही ममता बनर्जी बाहरी गुंडों को बुलाए जाने की बात कहती रही है। जी, पिछले दिनों उन्होंने नंदीग्राम में खुद के लिए वोट मांगते हुए फिर से कहा कि बंगाल में बिहार और यूपी से गुंडा आए हैं और यहां पर आकर के गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में अब तक 2,13,000 से अधिक किसानों को कृषि फीडर से बिजली कनेक्शन दिया गया है। खेती के लिए बिजली कनेक्शन देने को 1388 कृषि फीडर बनने हैं, जिनमें से करीब 1271 बन चुकी हैं। इनमें करीब 2,13,500 किसानों को खेती के लिए बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। वहीं करीब 1,15,100 इच्छुक आवेदकों को मई 2020 तक कृषि फीडर से बिजली कनेक्शन देने की योजना पर काम चल रहा है। फिलहाल नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी कि NBPDCL ने करीब 788 फीडर बनाए हैं। वहीं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने करीब 483 कृषि फीडरों का निर्माण किया है। जी हां, अन्य निर्माण कार्य जारी है। बिजली कंपनी के सूत्रों के अनुसार NBPDCL को कृषि कनेक्शन देने के लिए करीब 1,54,000 आवेदन मिले हैं। इनमें से करीब 91,000 किसानों को कृषि कनेक्शन दिया जा चुका है। जी हां, वही SBPDCL को करीब 1,61,000 आवेदन मिले हैं। इनमें से 1,22,500 कनेक्शन दिए गए हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस समय मोदी सरकार पर यानी कि अपनी ही सरकार पर विदेश नीति को लेकर लगातार हमलावर हैं। जी हां, अब सुब्रमण्यम स्वामी ने पाकिस्तान के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते बहाल करने के फैसले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। जी हां, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि भारत से चीनी और फिर कॉटन के बदले पाकिस्तान हमें सीमेंट देना चाहता है, जबकि देश में अधिकांश मात्रा में सीमेंट अधिशेष हैं यानी कि अधिक हैं। जी हां, सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके पीछे भारत में मौजूद पाकिस्तान लॉबी को जिम्मेदार ठहराया है। जी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि पाकिस्तान चीनी और कपास के बदले हमें सीमेंट देकर भुगतान करना चाहता है। जी हां, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर भारत में सीमेंट की कमी है। दोस्तों, असम में 47 विधानसभा सीटों के लिए 27 मार्च को पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण में 1 अप्रैल को वोट भी डाले गए। इस बीच AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने दावा किया है कि पहले चरण में उनका गठबंधन 30 से 32 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। जी हां, बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि पहले चरण में हमारी 30 से 32 सीटें आ रही है और ये हमारा क्षेत्र है, तो दूसरे चरण में इसमें बीजेपी के आगे बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे महागठबंधन की सरकार बनेगी। साथ ही बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि ये बीजेपी बांग्लादेशियों को लाते हैं, हम बांग्लादेशियों को लाने वाले नहीं हैं, भगाने वाले हैं। ये AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल असम में चुनाव प्रचार के लिए लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हाल ही में बदरुद्दीन अजमल ने एक बयान जारी करके केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि राज्य की बीजेपी सरकार पिछले चुनाव में किए गए अपने सभी वादों को पूरा करने में विफल रही है। CAA हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और इसे समाप्त करेंगे। आपको बता दें कि इस बारे में विधानसभा में चुनाव के लिए कांग्रेस और AIUDF और बोडोलैंड पीपुल्स पार्टी यानी कि BDF के साथ गठबंधन है। दोस्तों, रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद इस साल सरसों तेल के दाम भारत में एक रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल सकती है, यानी कि सीधे सीधे आपके जेब पर असर पड़ सकता है। जी अभी किसान अपने खेतों से सरसों निकालकर मंडी में बेच रहे हैं, इसके बावजूद इसका दाम 65 रुपए प्रति 900 ग्राम तक पहुंच गया है। जी इस क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि शादियों का सीजन आते आते इसका रेट 200 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच जाएगा, यानी कि अब आपको खाने के तेल 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदना होगा। जी हाँ, बंपर प्रोडक्शन के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP से औसतन 1,000 रुपए प्रति क्विंटल अधिक दाम पर सरसों बिक रहा है। सरसों के सबसे बड़े उत्पादक राज्य राजस्थान में इसका औसत रेट 4,700 रुपए से लेकर 5,600 रुपए तक चल रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने इसकी यानी कि MSP 4,650 रुपए क्विंटल तय किया है। दाम में तेजी का यह हाल तब है जब 2020-21 में इसका 10.43 मिलियन टन सरसों के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है। तिलहन की कमी की वजह से यह किसानों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है।
दोस्तों बिहार में कोरोना संक्रमण अब धीरे धीरे बेकाबू होता जा रहा है। जी हां, और रोजाना सैकड़ों लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। आलम यह है कि रोजाना 250 से लेकर 300 तक नए मरीजों का आंकड़ा पहुंच रहा है। जी हां, पटना, भागलपुर, अररिया, बेगूसराय, गया, जहानाबाद, पश्चिमी चंपारण, सिवान, रोहतास, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, समस्तीपुर, सारण में तेजी से हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। जी, सबसे बुरी हालात पटना की है। यहां एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 641 तक पहुंच गई है, जबकि भागलपुर में भी एक्टिव केस 104 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में आंकड़ों की बात करें तो राज्य में कुल 259 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा 76 मरीज पटना में मिले हैं। वहीं मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बीच राज्य में रिकवरी दर में भी 1% तक गिरावट देखी जा रही है। यह रिकवरी रेट 98.81% पर पहुंच गया है। यह राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या अभी 1576 पर है। दोस्तों, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो क्या आप भी पीछे बच्चे को बैठाते हैं? अगर इसका जवाब हाँ में है तो फिर यह खबर आपके लिए है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो मौजूदा वक्त में जहां सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ऐसे में यातायात पुलिस भी धड़ल्ले से ऑनलाइन चालान काट रही है। जी हां, आज के समय में यह जरूरी नहीं है कि जब सड़क पर पुलिस आपको रोकेगी तभी आपका चालान कटेगा, बल्कि अब यातायात पुलिस ने सड़कों पर कैमरे लगवा दिए हैं। जी हां, ऐसे में यदि आपने कोई भी नियम तोड़ा तो फिर चालान सीधे आपके घर पहुंच जाएगा। तो अगर आप भी मोटरसाइकिल पर बच्चों को पीछे में बैठाते हैं तो फिर यह नियम आपको जरूर जान लेना चाहिए। नए मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से 4 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी में गिना जाएगा। जी, अगर आप 2 लोग बाइक पर जा रहे हैं और आपके साथ कोई एक बच्चा भी है और उसकी उम्र 4 साल से ज्यादा है तो फिर आपका चालान कट सकता है। जी हां, दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट में 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को तीसरी सवारी में गिना जाएगा। जी हां, और अगर कोई सिंगल व्यक्ति 4 साल से ऊपर के बच्चों को अपने साथ ले जा रहा है तो फिर बच्चे का हेलमेट पहनना जरूरी है। जी हां, ऐसा ना करने पर सेक्शन 194A के हिसाब से 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। जी हां, अगर अब आप भी अपनी बाइक या फिर स्कूटी पर निकले और आप 2 लोग हैं तो फिर अपने साथ 4 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चे को ना लें, यह वरना आपका चालान कट सकता है। इसमें भी आपको 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों, दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलेगा। जी, आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि रजनीकांत को 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड 3 मई को दिया जाएगा। जी हां, रजनीकांत की उम्र 71 साल है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सिनेमा में शानदार योगदान के लिए अभी तक ये अवार्ड 50 बार अलग अलग हस्तियों को दिया जा चुका है। अब 51वां अवार्ड सुपरस्टार रजनीकांत को दिया जाएगा। इस अवार्ड के लिए रजनीकांत के चयन से देश को खुशी मिलेगी। रजनीकांत ने 25 साल की उम्र में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। उनकी पहली तमिल फिल्म अपूर्वा रागनगाल थी। इस फिल्म में उनके साथ कमल हासन और श्रीविद्या भी थी। दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सामाजिक व्यवस्था में एक बड़ी बुराई दहेज के खिलाफ आगे आया है और सुधार के लिए कदम उठाया है। जी, मुसलमानों के लिए नया निकाहनामा जारी करके लोगों से आग्रह किया है कि शादियों के दौरान दहेज और फालतू खर्च पर प्रतिबंध लगाएं। 11 सूत्रीय नया निकाहनामा मौलाना अरशद मदनी, मौलाना वली रहमानी की ओर से जारी किया गया है। मुस्लिम समुदाय के सभी सदस्यों से निकाह के दौरान दहेज और फिजूल खर्ची जैसी सामाजिक बुराइयों से बचने की अपील करते हुए मौलाना ने कहा कि मुसलमानों से इस्लामिक परंपराओं के अनुसार मैरिज हॉल में भारी भरकम और खर्चीली समारोह आयोजित करने की बजाय मस्जिदों में निकाह करने का आग्रह किया है। नए निकाहनामा में दहेज, मंझा यानी कि हल्दी समारोह और बारात, आतिशबाजी, डीजे, नृत्य और आदि पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। हालांकि दावत वलीमा की मनाही नहीं की गई है, यानी कि आप दावत वलीमा कर सकते हैं, लेकिन इसे भी सामान्य और सादगी से करने की बात कही गई है। यह कहा गया है कि दावत वलीमा में केवल परिवार के सदस्य, बाहर से आने वाले मेहमानों और समुदाय के गरीब और भूखे सदस्यों को ही बुलाया जाए। कहा गया है कि शरीयत केवल सरल निकाह यानी कि आसान निकाह और दावत वलीमा की अनुमति देता है, जिसमें समुदाय के गरीब और भूखे लोगों को भी निमंत्रण दिया जाता है। दोस्तों, बिहार में मुखिया का चुनाव जल्द ही होने वाला है। मुखिया के साथ साथ सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों की भी चुनाव होने वाले हैं। जी हां, कोरोना काल में पंचायत चुनाव को लेकर नीतीश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जी हां, बुधवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से कर्मी की अगर जान चली जाती है तो सरकार उसके परिजनों को 30 लाख रुपए देगी। जी हां, कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना
से कर्मी की अगर जान चली जाती है तो फिर उसके परिवार वालों को, उसके परिजनों को 30 लाख रुपए दिया जाएगा। जी हां, मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि आम चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्त कर्मी की सामान्य मृत्यु पर 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि उग्रवादी हिंसा में जान चले जाने पर यह राशि 30 लाख रुपए हो जाएगी। इसी तरीके से अस्थायी अपंगता पर 7.5 लाख का मुआवजा 100 जन को दिया जाएगा, परिजन को दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से अब तक लिंक नहीं कराया है तो फिर आपके लिए राहत की खबर है। जी हां, सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया है। जी हां, आपको बता दूं कि केंद्र ने कोरोना महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए इस तरीके के फैसले लिए हैं। जी हां, आयकर विभाग ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आधार को पैन से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तय कर दिया है। जी अब लोगों के पास 3 महीने का अतिरिक्त समय बच गया है। आपको बता दें कि इससे पहले पैन और आधार लिंकिंग की तारीख 31 मार्च की थी और इस दौरान लोड अधिक बढ़ने से आयकर विभाग की वेबसाइट क्रैश भी हो गई थी। जी हालांकि कुछ देर बाद ये फिर से काम करने लगी थी। विभाग की वेबसाइट क्रैश होने की बड़ी वजह 31 मार्च को आधार और पैन को लिंक नहीं करवाने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लग जाता, लेकिन अब लोगों को 3 महीने की राहत मिल गई है, यानी कि 3 महीने की समय मिल गई है। दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी की गई है। जी हां, नए वित्तीय वर्ष की पहले दिन से ही आम आदमी को राहत मिलने जा रही है। जी हां, इंडियन ऑयल लिमिटेड ने बुधवार को बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 10 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की गई है। जी हां, नई कीमतें 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गई है। अभी तक नई दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 819 रुपए, कोलकाता में 895 रुपए, मुंबई में 819 रुपए, चेन्नई में 835 रुपए और बिहार में 900 रुपए से अधिक है। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी क्लर्क भर्ती की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। जी हां, बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अनुसार अब परीक्षा में किताब लेकर भी जाने की इजाजत होगी। यानी कि अगर आप बीपीएससी की एग्जाम में जाते हैं तो आप किताब लेकर भी एग्जाम दे सकते हैं। किताब में देखिए और एग्जाम दीजिए। जी हां, आपको बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ पुस्तक ले जाने की छूट है। जी हां, परीक्षा हॉल में हाथ से लिखे कॉपी या फिर फोटो कॉपी ले जाने की अनुमति नहीं होगी। जी हां, साथ ही किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित होगा। दोस्तों, देश में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की योजनाओं को अमली जामा पहनाने जा रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में कई योजनाओं का शुभारंभ कर चुके हैं। इनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना प्रमुख है। जी हां, सरकार की तरफ से चलाई जा रही इन योजनाओं का लाभ देश के लाखों अभिभावक उठा रहे हैं और अपनी लाडलियों को शिक्षित कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार राज्य भी बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। जी हां, उन्हीं तमाम योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। जी हां, गौरतलब है कि इस योजना के तहत बालिकाओं को 10वीं 12वीं और स्नातक पास करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जी हां, यहां खास बात यह है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि में इजाफा किया गया है। जी हां, 12वीं पास करने वाले छात्रों को तो यह राशि दुगुनी से भी ज्यादा दी जा रही है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को पब्लिक हॉलिडे घोषित करने का फैसला किया है। जी हां, दरअसल 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर का जन्मदिन है। ऐसे में केंद्र ने इस खास दिन को पब्लिक हॉलिडे के तौर पर घोषित करने का फैसला किया है। जी हां, इसके तहत सभी केंद्रीय कार्यालयों की छुट्टी रहेगी। सरकार के इस फैसले को लेकर सभी मंत्रालय को एक मेमोरेंडम जारी किया गया है जिसमें अपने अपने विभागों को इस बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया है। जी हां, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ है। जी हां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता रामजी रखपाल सेना में सूबेदार थे और मां भीमाबाई सकपाल गिरहणी थी। साल 1897 में परिवार मध्य प्रांत से मुंबई चला गया, जहां भीमराव अंबेडकर ने एलिफेंस्टल हाई स्कूल में प्रवेश किया। मैट्रिक के बाद उन्होंने 1907 में एलिफेंस्टल कॉलेज में एडमिशन किया। दोस्तों, वित्त वर्ष 2021-22 शुरू हो गया है। देश में आज से जरूरतमंद चीजों के दाम बढ़ गए हैं। जी हां, इसका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। हवाई सफर करने से लेकर मोबाइल फोन, बाइक, कार, टीवी, स्टील, एसी, फ्रिज और कूलर तक सब महंगा हो जाएगा। जी हां, यानी कि आम जनता पर आज से महंगाई की मार पड़ने वाली है। जी हां, देश में आज से हवाई सफर महंगा हो गया है। सरकार ने घरेलू उड़ानों का न्यूनतम किराया 5% बढ़ाने का ऐलान किया था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस भी घरेलू और फिर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आज से बढ़ गई
गई है, यानी कि आपकी जेब पर डबल अटैक होगा। मोबाइल फोन भी आज से महंगा हो गए हैं। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोबाइल फोन पर इमोट ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया था। फोन के अलावा चार्जर, एडेप्टर और बैटरी जैसी एसेसरीज भी महंगी मिलेगी। बाइक, कार समेत ज्यादातर वाहन आज से महंगा हो गए हैं। मारुति और निसार जैसी कई ऑटोमोबाइल कंपनियां गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। इसके पीछे लागत बढ़ाने का हवाला दिया गया था। हालांकि ये बढ़ोतरी कितनी होगी इसका खुलासा अब तक ऑटो कंपनियों ने नहीं किया है। टीवी के लिए आज से आपको 2 से 3 हजार रुपए तक ज्यादा दाम चुकाने होंगे। चीन से आयात होने वाले सामानों पर बैन के बाद से ये टीवी महंगी हो रहे हैं। बीते 8 महीने में ही टीवी की कीमत 3 से 4 हजार रुपए तक बढ़ गई है। स्टील के लिए भी आज से आपको ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं। इसके पीछे घरेलू बाजार में कच्चे माल का लगातार महंगा होना और उत्पादन में गिरावट को जिम्मेदार माना जा रहा है। एसी, फ्रिज और कूलर के लिए भी आज से आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। कंपनियों ने कच्चा माल महंगा होने के बाद एसी, फ्रिज और कूलर भी महंगे कर दिए हैं। बिहार में लोगों को बिजली भी आज से महंगी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजली दरों में 0.63% का इजाफा हो गया है। इससे बिहार में बिजली प्रति यूनिट 5 से 10 पैसे महंगी हो गई है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने से भर के पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ कारोबारी रिश्ते तोड़ लिए थे और भारत से कई सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। पहले से ही खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से जूझ रहे पाकिस्तान को चीनी की बढ़ती कीमतों और फिर संकट से जूझ रहे कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए अब अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान रमजान के दौरान चीनी की बढ़ती कीमतों पर भी अंकुश लगाना चाहता है। दरअसल पाकिस्तान में कपास की बहुत कम पैदावार हुई है। भारत से न सिर्फ यह कच्चा माल सस्ता पड़ता है बल्कि ये 2-3 दिन में पहुंच भी जाता है। पाकिस्तान के 5 डीलरों ने बताया कि विक्रेताओं ने भारतीय चीनी और कपास की खरीद के बारे में जानकारी जुटानी भी शुरू कर दी है। जी हां, भारत से इन दोनों सामानों के आयात से घरेलू बाजार को बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, मधुबनी जिला के जयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत में गुरुवार की सुबह रसोई गैस सिलेंडर फटने से मां बेटी की मौके पर ही जान चली गई। जी हां, जबकि गंभीर रूप से घायल एक पुत्र की स्थिति अत्यंत नाजुक बनी हुई है। जी हां, पुलिस सूत्रों के मुताबिक जयनगर बस्ती पंचायत में गुरुवार की सुबह गैस सिलेंडर फटने से 2 लोगों की जान घटनास्थल पर ही चली गई। जी हां, आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग की दमकल की 2 गाड़ियां लगाई गई। जिला के नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में गुरुवार की सुबह गैस चूल्हा पर चाय बनाने के क्रम में घटना हुई है। घायल मयंक को ग्रामीणों द्वारा अनुमंडल अस्पताल लाया गया। यहां पर प्राथमिक इलाज के बाद स्थिति नाजुक बताई गई। जी हां, बेहतर इलाज के लिए उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दरभंगा रेफर कर दिया गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मरकजी सुन्नी जमीयत उलमाए हिंद ने मदरसा अरबिया में बैठक करके नया फरमान जारी किया है। बैठक के बाद लिए गए निर्णय के मुताबिक जिस शादी में डीजे बजाया गया या फिर बैठक में लिए गए फैसले के खिलाफ व्यवस्था दिखी तो फिर उस शादी में काजी निकाह नहीं पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, अगर किसी काजी ने निकाह पढ़ाया तो फिर उन्हें समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। जी, मरकजी सुन्नी जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना नज़्म अली खान ने कहा है कि दहेज मांगने कार्यक्रम में खड़े होकर खाना खिलाने, डीजे बजाने और शादी में आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत मिर्जापुर से की जा रही है। कमेटी के मुताबिक पहले लोगों को शरीयत के मुताबिक शादी करने के लिए समझाया जाएगा। नहीं मानने पर कोई भी काजी निकाह नहीं पढ़ाएंगे। अगर कोई काजी शादी में पहुंच भी गया तो फिर वहां से वो बिना निकाह पढ़ाए वापस लौट जाएगा। उनका कहना था कि अगर किसी काजी ने निर्णय के खिलाफ जाकर निकाह पढ़ाया तो फिर उसको मुस्लिम समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में बंपर बहाली होगी। 1 लाख किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क की विभागीय स्तर पर देखरेख के लिए विभाग ने इंजीनियरिंग सहित अन्य पदों पर बहाली करने का निर्णय लिया है। फिलहाल इसका अध्ययन हो रहा है। यह उम्मीद है कि इसी वित्त वर्ष में विभाग में बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी ताकि साल 2023 से विभाग ग्रामीण सड़कों की देखरेख कर सके। यह साल 2018 से लागू ग्रामीण सड़क की मरम्मत की मियाद 2023 में खत्म हो जाएगी। मरम्मत के चौथे वर्ष में ठेकेदारों को सड़क का नए सिरे से कोटिंग करना है। इसके बाद विभाग इन सड़कों को अपने जिम्मे ले लेगा। इसके बाद अगले 5 सालों तक विभाग ही ग्रामीण सड़कों की देखरेख करेगा। दोस्तों, बिहार के एक राजा को भारत के राजवंश के संस्थापक का नाम मिला है। जी हां, और वह है शेरशाह सूरी। जी हां, शेरशाह सूरी भारत के राजवंश के संस्थापक थे। उनका जन्म 1486 में सासाराम में हुआ था। जी हां, बिहार के सासाराम जिला में हुआ था। इसीलिए सासाराम का नाम यानी कि शेरशाह सूरी के नाम से रखा गया है। उनका मूल नाम फरीद था। वह 15 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर जैनपुर चले गए थे। जी हां, वहां उन्होंने अरबी और फारसी भाषाओं का अध्ययन किया। उनमें बहुत ही प्रशासनिक कौशल था जिसके कारण उन्हें अपने पिता
द्वारा जागीर प्रबंधन करने के लिए चुना गया था। किंतु कुछ कारणों की वजह से वे इसे छोड़कर मुगल सम्राट बाबर की सेवा में लग गए। वे 1522 ईस्वी में बिहार के राज्यपाल बहार खान की सेवा में शामिल हुए। वहीं शेरशाह सूरी अकेले एक बाघ को मार डाला। जी हां, बाघ की हत्या करने में दिखाए गए साहस और वीरता के लिए बहार खान ने उन्हें शेरशाह का नाम खिताब दिया। बाद में बहार खान ने उन्हें डिप्टी गवर्नर और अपने बेटे जलाल खान के शिक्षक के रूप में चुन लिया। 1531 में उन्होंने मुगल शासक हुमायूं से अपनी स्वतंत्रता मांग की। उन्होंने हुमायूं के साथ कई लड़ाइयां लड़ी। वही शुरू में बंगाल के गौर पर कब्जा किया और 1540 में कन्नौज की लड़ाई के बाद दिल्ली की गद्दी हासिल की। उन्होंने कुछ ही समय में अपने राज्य से बंगाल तक का विस्तार कर लिया। जी हां, वे एक बहादुर सिपाही थे और उन्होंने मेवात की लड़ाई में रेत के थैलों का उपयोग करके बंकर बनाए थे। उनका प्रशासन बहुत ही कुशल था। उन्होंने अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित कर दिया था, जिन्हें सरकार कहा जाता था। आगे उन्होंने उन्हें फिर से छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया। माना जाता है कि टंका के स्थान पर रुपया और पैसा लागू करने वाले वे पहले शासक थे, इसीलिए उन्हें कस्टम ड्यूटी की शुरुआत का श्रेय भी दिया जाता है। जानकारों के अनुसार उन्होंने कई सराय मस्जिदों का निर्माण कराया और सड़कों को भी स्थापित किया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध ग्राउंड ट्रक रोड है। शेरशाह सूरी में वास्तुकला के प्रति एक परिष्कृत स्वाद था, जो उनके द्वारा निर्मित रोहतास किले के निर्माण दिखता है। जी उन्होंने अपने प्रशासन के साथ साथ सैन्य गतिविधियों को भी जारी रखा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल के जयनगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा है कि बीते कुछ समय में दीदी के फैसले बंगाल की राजनीति का ओपिनियन पोल भी बन गए हैं और एग्जिट पोल भी बन गए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि दीदी का हर एक्शन देख लीजिए, सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। शुरुआती रुख पता चलता तो दीदी भवानीपुर सीट से छोड़कर नंदीग्राम पहुंच गई। नंदीग्राम जाकर लगा कि उन्हें यहां पर गलती कर दी। गुस्से में वे नंदीग्राम के लोगों के अपमान पर उतर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहले चरण की वोटिंग होने के बाद दीदी की बौखलाहट और बढ़ गई है। कल ही दीदी ने देश के कई नेताओं को संदेश भेजकर मदद की अपील की है। जो लोग दीदी की नजर में बाहरी है, टूरिस्ट है, जिन्हें वो कभी मिलने तक का समय नहीं देती थी, अब उनसे वो समर्थन मांग रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि ममता दीदी की जय श्री राम के आह्वान से दिक्कत है, दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत आ रही है। ये भी पूरा बंगाल पहले से ही जानता है, लेकिन अब दीदी को तिलक से भी दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए सरकार ने कोरोना वैक्सीन अभियान और तेज करने का फैसला किया है। जी हां, सरकार ने अप्रैल महीने के सभी दिन वैक्सीन लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकारी और निजी दोनों तरीके के वैक्सीनेशन सेंटर पर पूरे अप्रैल महीने में टीका लगाया जाएगा। जी, सरकारी छुट्टी के दिन भी टीका लगेगा। इस बीच दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बात करें तो उन्होंने 18 मार्च को चीनी कंपनी विनोफॉर्स की वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन 20 मार्च को वो कोरोना संक्रमित हो गए। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी लोग संक्रमित हो सकते हैं। इस पूरे मामले पर वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन एक ट्रेनर की तरह होती है। संक्रमण से लड़ने के लिए आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने के लिए कई हफ्तों की जरूरत होती है। इमरान खान की पहली खुराक को काम करने के लिए महज 2 दिन मिले थे। ऐसा भी हो सकता है कि इमरान खान को कोरोना पहले से था, जिसके बारे में उन्हें उस वक्त पता नहीं चल सका जब उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। इमरान खान के कोरोना पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि उनकी वैक्सीन फेल हो रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब इतनी बड़ी संख्या में पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन लगवाई जा रही है, तो फिर कुछ मामले में अगर दोबारा संक्रमण का पता चला तो फिर यह बड़ी बात नहीं है। ये इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कुछ लोगों में ऐसी दिक्कत होना आम बात है। वैज्ञानिकों ने बताया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद इन्फेक्शन का जो मामला सामने आता है उसे ब्रेक थ्रू केस कहते हैं। हालांकि ये तब माना जाता है जब इसमें इन्फेक्शन दोनों वैक्सीनेशन लेने के बाद कम से कम 14 दिन के बाद हो। दोस्तों, बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जाने के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को खड़ी खड़ी सुना दी है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टैग करते हुए ट्वीट करके सवाल किया है कि क्या अभी भी आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या आप जानते हैं कि जहरीली शराब से कल बिहार में 14 लोगों की जान चली गई। क्या आप 14 लोगों की दोषियों को बचाने के अलावा उनके लिए शोक संवेदना भी व्यक्त नहीं करेंगे। क्या अभी भी आपको लगता
लगता है कि बिहार में शराबबंदी है? जवाब चाहिए। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब मिलने के मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोलते रहते हैं। एक बार फिर बिहार में शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से जवाब मांगा है। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राकेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा कि देश में बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ती ही जा रही है, लेकिन युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार के पास किसी भी तरीके की कोई भी योजना नहीं है। उन्होंने एक और ट्वीट किया और सरकार पर तंज कसा। राकेश टिकैत ने लिखा है कि देश के किसानों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, सैनिकों, पुलिस बलों और युवाओं को जुमला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बिहार में जमीन की खरीद बिक्री करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, राज्य सरकार ने फिलहाल जमीन के सर्किल रेट में कोई इजाफा नहीं करने का फैसला किया है। राज्य सरकार को यानी कि बिहार सरकार को कई जिलों की सामान्य समिति की तरफ से भेजे गए सर्किल रेट में वृद्धि के प्रस्ताव को विभागीय सचिव ने लौटा दिया है। इसके साथ ही पटना में भी जमीन की सर्किल रेट में वृद्धि के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया था वह खारिज हो गया है। जी हां, अब पटना में जमीन का सर्किल रेट पुराना ही रहेगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।